Welcome back to our YouTube channel Sahil Thakur Jammu. Do like, share, comment and please do subscribe our channel and press the bell icon so that you can get further updates on our upcoming videos. And this class is specially of Indian polity for UPSC, JKPSC, PSC, JKSSB, Assistant Registrar, Cooperative Society and other state competitive exam. And as you know, we have started Indian polity marathon and this is lecture number 5 of Indian polity, salient features of the constitution. कल हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था कि कब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी, उसके बाद हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ था, उसके बाद कब ये इनैक्ट हुआ था। कुछ इसका पोर्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ था प्रियम्बल के साथ में, और कुछ आर्टिकल्स साथ में इसके इनैक्ट हुए थे। और जब जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि उस दिन वो डे इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि वो एक पूर्ण स्वराज डे था। आज हम पढ़ेंगे कि क्यों इसके हमने वो तो पढ़ लिया था मेकिंग कैसे थी, लेकिन इसके अब हम सैलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स क्या है। लिखा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने कंटेंट एंड स्पिरिट में यूनिक है। कैसे है? क्यों चाहे ये बहुत सारी कंट्री से हमने बोरो किया है, लेकिन इसके जो है ना जो बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो सेलिंग फीचर्स वो डिस्टिंग्विश्ड हैं दूसरी कंट्री से के मतलब रिस्पेक्ट में। इसमें हर एक चीज़ एक डिस्टिंग्विश्ड लिखी है। इट शुड बी नोटेड दैट द आउटसेट ऑफ द नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन इसमें यह भी लिखा है कि जैसे जो 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो ये बहुत सारे जो इसके फीचर्स इनैक्ट किए थे उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं। जैसे बहुत सारी अमेंडमेंट की थी, 7th अमेंडमेंट हुई थी, फिर 42nd हुई थी, 44th हुई थी, 73rd, 74th, 97th ऐसे चलती गई। और इसमें बहुत सारी चेंजेस आई और इसमें जो मेन चेंजेस आई वो 42nd की अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये याद कर लेना। उसके बाद 44th अमेंडमेंट आई थी वो 1978 में आई थी। ये अमेंडमेंट्स याद करना। इसको इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आई थी और ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारी चेंजेस की थी, इवन के हमारा प्रियम्बल में भी चेंजेस की गई थी। लेकिन इसके बाद जब केशवानंदा भारती केस आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल जजमेंट दी थी कि जो आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट में पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अब उसने ये कहा कि वो इसको अमेंड करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ख्याल रखेंगे, उसको ये अमेंड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। पहले तो मैं आपको इस ब्रीफली 1 बाय 1 बताऊंगा कि क्या क्या है इसकी सैलिएंट फीचर्स। सबसे पहले ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज के बहुत सारी कंट्री से ये लिया गया है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बाद इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं। इसके बाद इसमें DPSPs भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2 रीजनल में नहीं थी, ये बाद में डाली गई हुई है। उसके बाद सेक्युलर स्टेट है इसमें। उसके बाद आगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है बहुत सारी। उसके बाद एमरजेंसी प्रोविजंस हैं। उसके बाद 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, और ये आपको पता है हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा एक वो है सेक्शन है। वो सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी की साहिल सर ने आपको पूरी कवर की है, वो भी आप इसमें हमारे साहिल ठाकुर जम्मू चैनल में आप देखिए। उसमें पूरे A to Z वीडियोस दिए पूरा सिलेबस के हिसाब से, और जो विशाल पब्लिकेशन की बुक है उसमें भी साहिल सर ने पूरा मटेरियल दिया हुआ है। वो बुक भी आप खरीदिए और इसकी पूरी सेक्शन को आप देखिए। अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोला जाता है। देखिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिटन हो गया, एक हो गया अनरिटन। जैसे रिटन हो गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी रिटन है, और अनरिटन हो गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रिटन नहीं है जिसको। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है ये बहुत लेंथीएस्ट है। जो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड में उन सब में से ये है एक लेंथीएस्ट, क्योंकि बहुत कंप्रहेंसिव लिखा गया है, एलॉबरेट करके डिटेल, इसमें एक एक चीज़ डिटेल्ड लिखी हुई है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में था उसमें थे एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल थे। और आज के टाइम में जो है इसमें 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स हैं। और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, टाइम टू टाइम आप देख लेना इसमें दिखाई हुई है।
बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। और इस किस वजह से ये इतना बहुत एलिफेंट साइज़ या एलिफेंटाइन साइज़ क्यों बोल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो जियोग्राफिकल फैक्टर है, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की बल्कनेस, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। फिर एक आ गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सेंट्रल स्टेट्स के लिए, जैसे अमेरिकन आपको पता है कि उसकी फेडरेशन का अलग है और उसका यूएसए का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा क्या है कि सेंट्रल स्टेट का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अलग होता था, लेकिन बाद में ये भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सेम अप्लाई होता है। फिर ये इसमें आ गई डोमिनेंस, लीगल लिमिनरीज, लॉ एक्सपर्ट इसमें ज़्यादा थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉ वाली साइड चला गया, बहुत सारा एलॉबरेट लिखा गया हुआ है। अब नेक्स्ट आ गया ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। वैसे तो ये लिखा गया है, लेकिन ये बहुत सारी कंट्रीज से लिया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्री से इसका अलग बहुत सारे पार्ट्स लिए गए हुए हैं। जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, जो इसका स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है ये कहाँ से लिया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से। जो इसका फिलोसफिकल पार्ट जो है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, वो अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्पेक्टिवली लिए गए हैं, मतलब अमेरिकन से लिया फंडामेंटल राइट और इरिश से लिया हुआ डीपीएसपी। जो इसका पॉलिटिकल पार्ट हो गया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट, गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, वो कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और बाकी जो प्रोविजन इसके बहुत सारे कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका, जापान और बहुत सारी कंट्री से। और नेक्स्ट इसका आ गया ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी और वैसे कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप में क्लासीफाई होता है, एक तो रिजिड हो गया जो बिल्कुल भी अमेंड नहीं होता, और एक फ्लेक्सिबल हो गया जो इजीली अमेंड हो जाता है। इनकी डेफिनेशन जैसे दी हुई, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट एक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, एज फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब बड़ा टफ होता है अमेंड करने के लिए, बहुत उसकी मतलब एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए उसको अमेंड करने के लिए। फ्लेक्सिबल क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर से उसको अमेंड किया जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो इसको हम रिजिड बोल सकते हैं, ना तो फ्लेक्सिबल, ये दोनों का एक हिसाब से कॉम्बिनेशन है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर द टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, दो टाइप की अमेंडमेंट बोलते हैं। एक हो गया जो कोई इसकी प्रोविजन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट की अमेंड होता है, जैसे कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और एंड ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। जैसे सपोज करो अगर टोटल हाउस में अगर 500 समथिंग मेंबर्स है, उस हिसाब से जितने प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग, और मेजॉरिटी के हिसाब से टोटल मेंबरशिप जितनी हाउस है उसके हिसाब से भी मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक तो वो होता है। और दूसरे कुछ प्रोविजन है, कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स। वो तो पार्लियामेंट को तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है, लेकिन फिर और क्या करना है कि स्टेट्स को भी उसको हाफ ऑफ मैक्सिमम हाफ स्टेट्स को भी उसको रेटिफिकेशन देनी पड़ती हैं। एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, कुछ तो बहुत सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है। इवन उसमें आर्टिकल वो 368 के अंदर वो वाली ये इसकी अमेंडमेंट्स नहीं आती जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या आ गया, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें क्या है हमारी फेडरल फीचर्स कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि जैसे ये फीचर्स आपने याद कर लेने जो फेडरेशन के फीचर्स होते हैं, जैसे 2 गवर्नमेंट्स होती हैं हमारी स्टेट में भी अलग से गवर्नमेंट होती है और सेंटर में अलग से गवर्नमेंट होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, एंड बाइकैमरलिज्म, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, 2 हाउस होते हैं स्टेट में भी और सेंटर में भी। और लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं, लेकिन वो क्या हो गया साथ साथ में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, या उनको नॉन फेडरल फीचर्स बोल सकते हैं। जैसे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर में वही स्टेट में, सिंगल सिटीजनशिप है जो सेंटर की एक इंडियन सिटीजनशिप ही है। पहले हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अलग से JNK की सिटीजनशिप थी, लेकिन अगस्त 5 के बाद आपको पता है जब 370 और 35 एबरोगेट हो गया तो हमारा क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप होगी JNK के सिटीजन्स के लिए भी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, और IAS जो लोग सेंटर से आते हैं, एमरजेंसी प्रोविजन जब लगती है तो प्रेसिडेंट लगवाता है, तो उससे ये क्या हो गया, एक हिसाब से यूनिटरी फीचर्स हो गया। मोरओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन इंडिया में यूज़ नहीं हुई है, जैसे फेडरेशन तो बाहर USA में वगैरह में, लेकिन आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स। इंडियन फेडरेशन इज नॉट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। अब ऐसा है कि कोई भी स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आज कहे कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब या कोई भी स्टेट एक्स हरियाणा बोले कि आज से मेरे को इंडिया के साथ नहीं रहना, तो ऐसा किसी स्टेट को कोई वो नहीं, मतलब वो नहीं है, नहीं छोड़ सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब हम जो ये जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उनने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं अडॉप्ट किया है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, कॉपरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और प्रेसिडेंशियल क्यों अडॉप्ट नहीं, क्योंकि उनमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू ऑर्गन्स, उनमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है। इसलिए इंडिया ने क्या चूज़ किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, कॉपरेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या भी कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। इसको भी ये या माइंड में रखिए, कभी भी हो सकता है ये भी पूछा जा सके ऑब्जेक्टिव्स में। अब इसके कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, क्या, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब जैसे प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, उनमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो गया कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मेंबर, नेक्स्ट आ गया मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेटिव, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ लोकसभा असेंबली, जब भी 5 साल हो जाए यहाँ बीच में सरकार की तो जो लोकसभा या असेंबली का लोअर हाउस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा का नहीं, मतलब पार्लियामेंट का लोअर हाउस और स्टेट का लोअर हाउस, जो पार्लियामेंट को लोकसभा और या स्टेट की असेंबली वो डिसॉल्व हो जाती है। ये इसकी जो है हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फीचर्स हैं। Even though Indian parliamentary system is largely based on British pattern, there are some fundamental difference between the two. इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है ये एक सॉवरन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, मतलब देखिए ब्रिटिश का ऐसा है कि उनका कोई इलेक्टेड हेड नहीं होता है, उनका हेरिडिटरी चल रहा है, मोनार्क है, बस एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन इंडिया में क्या है, जैसे आपको पता है इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो वो इलेक्टेड हेड हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी के जो हेड होंगे उसको इलेक्ट किया जाता है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम सो सिग्निफिकेंट और क्रूशियल दैट द पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक टू कॉल प्राइम मिनिस्टर इट, उसको इस गवर्नमेंट को क्या बोलने लग गए, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलने लग गए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी सॉवरेनिटी ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में वैसे क्या है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है। अब इंडिया में क्या आ गया, इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम से ये डिफर क्यों करता है कि द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोर देन ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में भी जुडिशियल सुप्रीमेसी है कि बोला जाता है कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग, नथिंग अबव लॉ। यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ क्या है, पार्लियामेंट सॉवरन है, वहाँ लॉ इतना सॉवरन नहीं है। रेदर हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारे में क्या है कि हमारी में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी यूएस में। यूएस में बहुत ज़्यादा जुडिशियल सुप्रीमेसी है, वहाँ जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो थोड़ी नैरोअर है। इसलिए किस लिए, क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड है जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल इंडिपेंडेंट। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है, जुडिशली इंडिपेंडेंट भी और इंटीग्रेटेड भी है। दी सुप्रीम कोर्ट stand at the top of indicated judicial system in the country. Below there are high courts at the state level. Under a high court there is a hierarchy of subordinate courts, district court and other lower court. जैसे आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कैसे होगा कि सबसे टॉप पे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आ गया सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये आगे हमारा क्या हो गया, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉज, अनलाइक इन यूएसए में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि हमारी टॉप पे के जो अगर सुप्रीम कोर्ट से जो लॉ आएगा वो पूरी स्टेट्स तक वही लॉ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में। 14 से 18 कौन सा आ गया हमारा, राइट टू इक्वलिटी, 19 to 22 आ गया राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन
आ गया 23, 24, फिर 25, 28 आ गया हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गया जो आर्टिकल 29, 30 में आ गया, फिर उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें रिट्स वगैरह आती हैं, वो आर्टिकल 32 आ गया, ये उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ गया हमारा DPSP, फिर कुछ ये तो सिटीजन्स को दिए हुए हैं राइट्स, उसके बाद डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं कि स्टेट को कि कैसे आपने कोई भी अगर पॉलिसी कोई भी ला लाना है तो उसके लिए क्या डायरेक्टिव्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट 4 है हमारा, उसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, राइट्स तो दिए हैं सिटीजन को लेकिन कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। वैसे ये हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ये कब डाली गई थी, इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इंटरनल इमरजेंसी लगी थी उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976, उसमें इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली थी। उसके बाद ये इसको पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51 है, ये याद रख लेनी है। और टोटल कितनी है, 11 है, जो उस टाइम 42nd में 10 लगी थी और 86th जो अमेंडमेंट हुई थी 2002 एक और ऐड की थी, हो गई थी 11। और ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ये भी याद रख लेना, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड की थी, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 51A के अंदर आता है और कितनी है टोटल, 11 है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 लगी थी और एक 82nd में लगी थी एक, टोटल होगी 11। अब इसके बाद ए सेकुलर स्टेट, इस सेकुलर स्टेट क्या होगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट, मतलब ये भी रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता या उसको ही प्रमोट नहीं करता है, इसमें सब रिलीजन सेम है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब रिलीजन सेम है। ये द टर्म सेकुलर कब पहले ऑलरेडी प्रेम्बल में थी ये, मतलब लेकिन ये ओपनली कब डाली गई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। द प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन, जैसे ये इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट थी जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की तो प्रेम्बल में ओपनली एक सेकुलर वर्ल्ड को ला दिया। फिर द प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये तो मतलब ऑलरेडी प्रेम्बल जो था उसमें ये था कि इंडिया से मतलब लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी एक जो आइडिया था सेकुलर स्टेट का ही था, सेकुलर कंट्री का था, लेकिन फिर ओपनली इंदिरा गांधी ने इसको इस वर्ड को वहाँ पे ढाल दिया था। फिर आर्टिकल 14 में भी आ जाता है हमारे इसमें फंडामेंटल राइट में, 15 में भी इसका आ जाता है, 16 में भी आ जाता है, 25 में भी, 26, 27, 28, 29 सब हर एक आर्टिकल में ही इसके बारे में आता है। फिर इसका जो आगे DPSP एक UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है ना, ये पास हुआ है कुछ, उसमें भी दिया गया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं आपको। नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के आपको पता है हर किसी को राइट टू वोट 18 ईयर्स के ऊपर, तो ये तो ऑलरेडी सबको पता ही है। फिर उसके बाद आ गया सिंगल सिटीजनशिप के, पहले आपको पता है कि सिंगल सिटीजन पहले क्या इंडिया में तो हर जगह सिंगल सिटीजनशिप ही थी, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में अलग थी। तो लेकिन जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद JNK भी सिंगल सिटीजनशिप का वो लॉजिक आ गया हुआ है। जैसे USA की में ड्यूअल सिटीजन का हिसाब है, USA की अलग से और दूसरा उसके बाद जिस एरिया में तुम रहते हो उसकी सिटीजनशिप अलग है, लेकिन इंडिया में अब ऐसा नहीं है। इसके बाद आ गया इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया, उसमें कि क्या काम है उसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, कैग आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट के लिए जो मतलब पब्लिक पर्स होता है उसको देखने के लिए। उसके बाद UPSC आ गया, किस लिए वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है हाई ऑल इंडिया सर्विस लेवल के या कोई हाई सेंट्रल सर्विस के। फिर उसके बाद स्टेट PSC आ गया, स्टेट के एग्जाम्स करते हैं या कोई गवर्नर को कोई भी एडवाइस देनी हो उसके जो बोर्ड देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन शोर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडीज, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इनकी इंडिपेंडेंस हो, मतलब कि इनकी जो सैलरी होती है या कोई इनका टर्म या इनकी सर्विस वो पूरी मतलब इंडिपेंडेंस होती है उनको, वो कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। इसके बाद आगे हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपको पता है कि प्रेसिडेंट के कुछ इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं, आर्टिकल 350 हो गया, 2 हो गया, फिर नेशनल इमरजेंसी आ गया, उसके बाद आर्टिकल 356 आ गया हमारा प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी बोल रहा था। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए कभी तो उसको हम लोग आर्टिकल 360 वो भी इसके अंदर आ गया। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, इमरजेंसी प्रोविजन, सेकुलर स्टेट, ये सब आगे टॉपिक्स है हमारे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम आपको इसको एक मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साइलेंट फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्यों ये इतना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ये हमने बताया गया हुआ है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है, सेंट्रल, स्टेट और अब लोकल भी आ गया हुआ, जैसे पंचायती राज और म्यूनसिपलिटीज़ आती हैं। सेंटर का आपको पता है जैसे मोदी गवर्नमेंट की, स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट होगी। उसके बाद पंचायती लेवल पे आ गया जो हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, उससे 3rd में हुआ था, 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, फिर उसके बाद 74th अमेंडमेंट 1992 में, तो उसमें ये आया था हमारा लोकल गवर्नमेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 गेव ए
पढ़ेंगे। ये भी एक सेलेंट फीचर है इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पूरा एक टॉपिक है। ये आप वहाँ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसी हमारे चैनल के ऊपर इसकी पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, A to Z कौन से लॉ है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा इसमें सेक्शन है, A to Z उसकी डिटेल दी हुई है। मतलब आर्टिकल 19 जैसे होगा DPSP का आर्टिकल 243B में आ गया, पार्ट 9 B में आ गया आर्टिकल 243 ZH, ये पूरा वहाँ पे डिटेल में दिया है। अब ये जो फीचर्स खत्म है उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट्स आप याद कर लेना कि कहा जाता था कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अलग अलग कंट्री से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की कार्बन कॉपी बोल जाता है कि आधा वही कॉपी किया है। या अन इंडियन है, एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या अन गांधी ने, क्यों गांधी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान जाता है। एलिफेंट साइज़ के बहुत बड़ा है। और पैराडाइज ऑफ लायर बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों के ये लायर्स को इसमें बहुत सारे लूप होल्स मिलते हैं, इसलिए इसको पैराडाइज भी कहा जाता है फ्लायर्स के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, हमारा जो साहिल ठाकुर जम्मू के नाम का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है प्लीज़ उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर लेते हैं वो PDF हमारी डायरेक्ट अभी ये लेक्चर अगर सुबह अपलोड होगा या रात को 9 बजे अपलोड होगा, जिस टाइम अपलोड होगा उसके 10 या 15 मिनट के बाद हमारी जो PDF टेलीग्राम के चैनल पर चली जाती है। इसलिए आप उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। उससे आपको पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो बहुत सारी आपको, जैसे आज हमने एक स्ट्रैटेजी शेयर की है, जो सिलेक्टेड हमारे एक सर हैं उनने से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है। आने वाले टाइम में और वीडियोस आ रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो आप इनको पढ़ना भी शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं उसको लाइटली लो, क्योंकि लास्ट के टाइम में आप सिर्फ वीडियोस कितनी देखो, इसलिए इसको सेक्शन बाय सेक्शन प्रिपेयर करते रहिए। आप कोऑपरेटिव सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए। अभी पॉलिटी चल रही है तो पॉलिटी को भी आस्ता आस्ता प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। आस्ता आस्ता हम लोग अभी हिस्ट्री लाएंगे, ज्योग्राफी लाएंगे, तो आप इसलिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।